दोस्तों कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि बेहतर होंगे। और आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर आपके सामने हूं। आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। उसके पहले मैं आपको बता देता हूं कि हमारी टेस्ट सीरीज आ गई है ईरा इंस्टीट्यूट के ऐप पर। और हमारा जो टाइम टेबल है टेस्ट सीरीज का वो ये है। और अगर आपने कोई टेस्ट छोड़ दिया है तो मैं आपको बता देता हूं कि उस टेस्ट का भी आपको पूरा पेपर मिलेगा। ठीक है, और आप आंसर जितनी बार चाहे उतनी बार देख सकते हैं आप ऐप के अंदर। ठीक है, और अगर आप ज्वाइन करते हैं अभी तो आपको लास्ट में मैं इसकी पीडीएफ भी दूंगा पूरे पेपर की। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। और गौरव उपाध्याय जी की इन लाइनों के साथ एक एग्जाम में चाहे कुछ सवाल बिना जवाब के रह जाएं, बस एक सवाल का जवाब तुम्हें पता होना चाहिए, कौन हो तुम। और इसका जवाब किसी परिणाम पर निर्भर नहीं करता, यह निर्भर करता है तुम्हारे प्रयासों पर और इस यकीन पर कि तुमने हर रोज इस तैयारी में खुद को बेहतर पाया है, पिछले दिन से बेहतर। मतलब क्या है, हमने जो कल किया उससे कुछ आज अच्छा करना है। उनकी ये लाइनें हमें प्रेरित करती हैं किस चीज के लिए, सदैव आगे बढ़ते रहने के लिए। आइए इन लाइनों के साथ स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज का लेक्चर है चुनाव व्यय, इलेक्शन एक्सपेंडिचर पे। तो मैं आपको बता देता हूं अभी इलेक्शन एक्सपेंडिचर चेंज हुए हैं क्योंकि, ठीक है, इसलिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट होते हैं और हम इसके डिफरेंट डायमेंशंस को कवर करेंगे। मेरी बात समझ गए क्या? तो आइए स्टार्ट करते हैं इलेक्शन एक्सपेंडिचर के बारे में पूरी डिटेल के साथ ये वीडियो, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि अभी 5 स्टेट में इलेक्शन है, आप लोगों को पता है। तो अभी क्या कर दिया गया है, इलेक्शन एक्सपेंडिचर बढ़ा दिया गया है। ठीक है, और जो इलेक्शन एक्सपेंडिचर होता है वो कैंडिडेट्स का, जो कोई कैंडिडेट होगा उसके इलेक्शन एक्सपेंडिचर की यहां पे बात हो रही है। ठीक है, तो लोकसभा की कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए क्या है, अगर कोई छोटा स्टेट है, ठीक है, तो उसकी छोटी कॉन्स्टिट्यूंसी है तो उसके 75 लाख से क्या कर दिया, पहले 54 लाख था, अब कर दिया गया है 75 लाख। ठीक है, पहले कितना था 54, अब कितना कर दिया गया है 75। और जो बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी है उसमें 95 लाख कर दिया गया है, पहले कितना था 70 लाख था। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द स्टेट, ये राज्य पे निर्भर करता है कितना बड़ा राज्य है, कितना छोटा राज्य है, कितनी वहां की जनसंख्या है। ठीक है, और असेंबली इलेक्शन के लिए, राज्य में चुनाव के लिए, विधानसभा चुनाव के लिए क्या है, तो जो भैया जो छोटे राज्य हैं वहां 20 लाख से 28 लाख कर दिया गया है, और जो बड़े राज्य हैं वहां 28 लाख से 40 लाख कर दिया गया है। 28 लाख से क्या कर दिया गया है, 40 लाख कर दिया गया है। तो यहां पे एक ज्यादा इंपॉर्टेंट बात हो जाती है कि जो अमाउंट है वो उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पंजाब के लिए कितना है, 40 लाख। ये देखिए 28 से जो किया गया है 40 लाख, और 20 लाख से 28 लाख किसके किसके लिए है, गोवा और मणिपुर के लिए। तो आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश बड़ा राज्य है, उत्तराखंड बड़ा राज्य है, पंजाब बड़ा राज्य है एज कंपेयर गोवा एंड मणिपुर। तो यहां पे इलेक्शन एंड एक्सपेंडिचर पर कैंडिडेट के अकॉर्डिंग यहां पे चेंज कर दिया गया है। मेरी बात समझ गए क्या? आप अगर समझ गए हैं तो आइए अपन इसके पीछे देख लेते हैं कि कहां से इलेक्शन एक्सपेंडिचर की बात आती है और क्या। तो सबसे पहले इलेक्शन एक्सपेंडिचर जो लिमिट है उसकी अपन बात कर दें तो ये कहां पे दी हुई है, तो सेक्शन 77। और किसका सेक्शन 77, तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा जो हमारा प्रतिनिधि अधिनियम है, रिप्रेजेंटेशन एक्ट जो है हमारा 1951 का, उसके सेक्शन 77 में दे रखा है कि भैया इलेक्शन के एक्सपेंडिचर की कैंडिडेट की क्या होनी चाहिए, लिमिट होनी चाहिए। ठीक है, बात समझ गए कि नहीं? और आपको यह बात ध्यान रखना है कि जब भी कितने दिन के अंदर, अब यह भी क्वेश्चन बनता है ना कि कितने दिन के अंदर कैंडिडेट को अपना एक्सपेंडिचर बताना होता है ना। तो आपको मैं ये बता देता हूं कि उसको पूरा जो अपना एक्सपेंडिचर बना के देना होता है, तो जब भी डिक्लेरेशन हो जाए रिजल्ट्स का, ठीक है, तो उसके 30 दिन के अंदर कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू सबमिट देयर एक्सपेंडिचर स्टेटमेंट टू द ईसीआई विद इन 30 डेज ऑफ द कंप्लीशन ऑफ द इलेक्शन। मतलब जिस दिन इलेक्शन खत्म उसके 30 दिन के अंदर प्रत्येक कैंडिडेट को क्या करना पड़ता है, जो भी इंडिविजुअल कैंडिडेट होगा उसको अपने एक्सपेंडिचर के बारे में बताना पड़ता है कि भैया 30 दिन हो गए हैं, अब 30 दिन के अंदर आपको अपना एक्सपेंडिचर इलेक्शन का बताना है। मेरी बात समझ गए क्या? ठीक है, और अगर कोई गलत पाया जाता है, ठीक है, तो उसे डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। ठीक है,
कितने साल के लिए? 3 साल के लिए इलेक्शन लड़ने से, ठीक है। और ये किसके अंडर किया जाएगा? सेक्शन 10A जो आरपीए का है, यहां पे आपको मैंने बता रखा है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट आरपीए 1951 के सेक्शन 10A के तहत उस व्यक्ति को डिस्क्वालीफाई और उसको क्या करा जा सकता है? बैन किया जा सकता है 3 ईयर के लिए, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा कि अगर आप कोई एक्सपेंडिचर नहीं बताता या गलत बताता है, दोनों ही कंडीशन में है ये, ठीक है। मेरी बात समझ गए? तो आपको ये बता दूं सेक्शन 10A के तहत उसे डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। अगली बात क्या है कि जो एक्सपेंडिचर है, ठीक है, वो काहे काहे में होगा? किसको किसको अपन एक्सपेंडिचर मानेंगे? तो पब्लिक मीटिंग को एक्सपेंडिचर मानेंगे, पोस्टर को मानेंगे, बैनर को मानेंगे, व्हीकल्स को मानेंगे, ठीक है। व्हीकल्स जो इलेक्शन में यूज होते हैं उनको भी मानेंगे, ठीक है। और अब क्या है, जो एक्सपेंडिचर है, जो स्टार कैंपेनर होते हैं, है ना, वो एक्सपेंडिचर में ऐड नहीं होते। तो स्टार कैंपेनर कौन कहलाएगा वो भी मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। अब इसमें आपको एक बात और ये ध्यान रखनी है कि जो कैंडिडेट्स का एक्सपेंडिचर है वो जरूर काउंट होगा, बट ये ध्यान रखिएगा जो हमारे किसका एक्सपेंडिचर है, स्टार कैंपेनर का, वो इसमें काउंट नहीं होगा, ठीक है। अगली बात क्या है, आपको यह बात ध्यान में रखनी है कि जो क्या होता है, जितना भी इलेक्शन पार्टी भी जो कैंपेन करती है, पार्टी, देखिए कोई भी कैंडिडेट किसी पार्टी से खड़ा होता है तो ध्यान रखिएगा पार्टी भी एक्सपेंडिचर कर सकती है, जैसे रैली करना है, ठीक है, रैली करने के बाद उसमें लोग आ रहे हैं या उनको खाना दिया जा रहा है या जो भी दिया जा रहा है, तो पार्टी एक्सपेंडिचर में भी वो आ जाता है, ठीक है। अब आपको यहां पे ध्यान रखना है, अकॉर्डिंग टू द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट एक्सपेंसेस विल बी बियर्न बाय पॉलिटिकल पार्टीज। काहे का? ध्यान रखिएगा कि भाई कितने लोग आ रहे हैं, कितनी भीड़ इकट्ठा हो रही है, स्टार कैंपेनर कितने होंगे, ये सबका जो खर्चा होगा वो पॉलिटिकल पार्टीज बियर करेंगी। मेरी बात समझ गए क्या? तो अब इसमें बात करते हैं स्टार कैंपेनर कौन होता है। तो स्टार कैंपेनर की अगर हम बात करेंगे तो किसी भी इलेक्शन के अंदर स्टार कैंपेनर डिसाइडेड है। कौन डिसाइड करेगा? ये पार्टी पर्टिकुलर डिसाइड करेगी। मान लीजिए बीजेपी है तो बीजेपी अपने एक स्टार कैंपेनर की लिस्ट देगी, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और आपको यह भी ध्यान रखना है कि यहां पे कोई लॉ नहीं दिया गया है कि कौन बनना चाहिए स्टार कैंपेनर। स्टार कैंपेनर पार्टी अपने डिक्लेयर करती है, ठीक है। और आपको यह ध्यान रखना है कि वो नॉमिनेटेड कैसे होता है? पॉलिटिकल पार्टी के कंसर्न करने से, ठीक है, स्पेसिफिक कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए, ठीक है, उसको स्टेटस दिया जाता है पर्टिकुलर किसी भी क्षेत्र के लिए स्टार कैंपेनर, ठीक है। आपको अगली बात यह ध्यान रखनी है, मोरल कोड ऑफ कंडक्ट बस है कि उसको क्या होना चाहिए, जो स्टार कैंपेनर हो वो ईसीआई इलेक्शन कमीशन के क्या करे, जो भी मोरल कोड ऑफ कंडक्ट है उनका पालन करे, बस। इसके अलावा और कोई ऐसा नहीं होना चाहिए कि नहीं उसके पास 10वीं पास हो, 12वीं पास हो या किसी मूवी में काम किया हो वही स्टार कैंपेनर हो सकता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। सीधी सी बात है, पार्टी ने डिक्लेयर कर दिया कि हमारे स्टार कैंपेनर है, देन वो स्टार कैंपेनर हो गए, ठीक। अगली बात, अब अपने लीडर को या किसी भी व्यक्ति को वो स्टार कैंपेनर घोषित कर सकती है कोई भी पार्टी। अगली बात क्या है, नंबर ऑफ स्टार कैंपेनर, ये आप लोगों से पूछा जा सकता है। तो अगर कोई रिकॉग्नाइज्ड पार्टी है और नेशनल पार्टी है और या तो स्टेट पार्टी है बट वो रिकॉग्नाइज्ड है, तो उसके 40 स्टार प्रचारक हो सकते हैं, स्टार कैंपेनर हो सकते हैं 40। और कोई अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी है उसके कितने स्टार कैंपेनर हो सकते हैं? 20, ठीक है। अब अगर प्राइम मिनिस्टर खुद एक स्टार कैंपेनर हो जाए तो क्या हो जाएगा? ध्यान रखिएगा, अगर प्राइम मिनिस्टर पूरा खुद ही क्या हो जाता है, स्टार कैंपेनर हो जाता है, तो आपको यह ध्यान रखना है कि अभी तक मैंने आपको ऊपर बताया था कि जो पार्टी है वो सुरक्षा और इन सबके खर्चों को क्या करती है? मैनेज करती है। पर अगर खुद प्राइम मिनिस्टर स्टार कैंपेनर हो जाता है तो जो भी उसकी सुरक्षा और अन्य चीजों में खर्चा आता है वो गवर्नमेंट बियर करती, ठीक है। और उसे क्या करते हैं? पार्टी के एक्सपेंडिचर में ऐड नहीं करते। यह बात आपको ध्यान रखनी है। और अगर कोई दूसरा कैंपेनर उनके साथ बियर चल रहा है, किसके साथ? प्राइम मिनिस्टर के साथ, तो 50% क्या करना पड़ेगा? एक्सपेंडिचर को बियर करना पड़ेगा। किसके खाते में आएगा? वो जो प्राइम मिनिस्टर के साथ चल रहा है उस व्यक्ति के खाते में 50% एक्सपेंडिचर आएगा। इसलिए आप अक्सर देखते होंगे कि प्राइम मिनिस्टर के साथ स्टार कैंपेनर को नहीं ले आया जाता, सिर्फ प्राइम मिनिस्टर खुद ही जाते हैं और वो करते हैं, क्या करते हैं? प्रचार करते हैं। मेरी बात समझ गए क्या? जैसे आप ऐसा समझिए कि आज इंदौर में सपोज दैट किसी प्रधानमंत्री की मीटिंग है और वो मान लीजिए काहे के लिए है? हमारे
चुनाव प्रचार के लिए है, तो उसका एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट बैन करेगी, बियर करेगी, ना कि पॉलिटिकल पार्टीज। ठीक है, और कैंडिडेट का अलग होगा और पॉलिटिकल पार्टीज का अलग होगा, उसकी बात मैं करूंगा। उसके पहले यह बात कि वेरियस कमेटी और कमीशंस जो हमारे इलेक्शन रिफॉर्म्स के लिए इंडिया में बने हैं वो, उसके पहले मैं आपको बता दूं कि हमारी टेस्ट सीरीज आ गई है। आप टेस्ट सीरीज हमारी ज्वाइन करें, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों में है। ठीक है, बहुत नॉमिनल फी रखी है उसकी। आप ऐप डाउनलोड करेंगे, डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां आपको इसकी पीडीएफ भी मिलेगी और हमारी टेस्ट सीरीज भी मिलेगी। दूसरी बात, करंट अफेयर की क्लासेस स्टार्ट कर रहा हूं मैं अपने ऐप में, तो आपको क्या करना है, मेरे ऐप में करंट अफेयर के कोर्स भी अवेलेबल होंगे, आप उनको परचेज कर सकते हैं। करंट अफेयर का पूरा मंथली वाइज रहेगा, उसे आप अपने हिसाब से इसमें ऐड करके परचेज करके मेरे से जुड़ सकते हैं। ठीक है, वो कोर्स मैं आपके सामने लॉन्च कर दूंगा, आप मेरे ऐप में जाएंगे तो ऐप में आपको कोर्स मिलेगा। और मेंस की हिंदी की क्लासेस भी मैं उस पे स्टार्ट करूंगा। मेरी बात समझ गए क्या? चलिए, अगली बात क्या है, लॉ कमीशन ऑफ इंडिया की 170th रिपोर्ट में क्या हुआ, रिफॉर्म फॉर द इलेक्टोरल लॉज 1999 किया गया। ठीक है, कि इलेक्टोरल लॉज को चेंज किया जाए। फिर अगला क्या है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की रिपोर्ट 2004 में क्या किया गया, प्रपोज्ड इलेक्टोरल रिफॉर्म्स को देखा गया। गोस्वामी कमेटी काहे के लिए बनी, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के लिए 1990 में बनी। बोहरा कमेटी बनी 1993 में। इंद्रजीत गुप्ता कमेटी बनी स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शन के लिए 1998 में। नेशनल कमीशन टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, ये कब बनी, 2001 में। ठीक है, और सेकेंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन जो था 2008 में। ठीक है, दूसरा प्रशासनिक सुधार आयोग था, उसने भी इलेक्शन कमीशन या इलेक्शन में रिफॉर्म्स की बात की थी। मेरी बात समझ गए? तो ये इंपॉर्टेंट कमिटीज हो गई। अगली बात क्या है कि जो हमारा लॉ कमीशन है, उसने अपनी 255 रिपोर्ट में क्या बोला, 255वीं रिपोर्ट में क्या बोला, कुछ रिकमेंडेशंस दी। ठीक है, जिसको अपन 3 कैटेगरी में बांट सकते हैं। लिमिट्स ऑन पॉलिटिकल कॉन्ट्रीब्यूशन एंड पार्टी कैंडिडेट एक्सपेंडिचर, मतलब क्या है, देखो यहां पे मैं आपको बता देता हूं, आगे भी बताऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा कि किसी पर्टिकुलर कैंडिडेट के एक्सपेंडिचर की तो बात हम करते हैं, पर किसी भी पार्टी का कितना एक्सपेंडिचर होना चाहिए उसकी बात नहीं किए हैं अभी तक कहीं पे। आपको मैंने ऊपर नहीं बताया, आगे भी नहीं बताऊंगा। तो उसमें लिमिट होनी चाहिए, पार्टी के खर्च में भी लिमिट होनी चाहिए, पार्टी के खर्च में कोई लिमिट नहीं दे रखी है। ठीक है, और डिस्क्लोजर नॉर्म्स एंड रिक्वायरमेंट भी होनी चाहिए, पार्टी की भी कैंडिडेट की भी। ठीक है, और स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शंस पे फोकस करना चाहिए। ठीक है, अगली बात, अब पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो फंड कहां से कलेक्ट करेंगी, क्या होगा, तो मैं आपको बता दूं कि इलेक्टोरल बॉन्ड जारी होते हैं और दान, दोनों के माध्यम से क्या करते हैं पॉलिटिकल पार्टीज, क्या करती हैं, अपना क्या लेती हैं, इलेक्शन एक्सपेंडिचर को क्या करती हैं, गैदर करती हैं। ऐसा नहीं होता कि पॉलिटिकल पार्टीज कहीं से कमाएंगी, उनको हर जगह से अलग अलग जगह से फंड किया जाता है, कैश के माध्यम से, चेक के माध्यम से, डिफरेंट। और आपको पता है कि इलेक्शन के लिए बॉन्ड भी आए हुए। ठीक है, उन बॉन्ड को परचेज करके भी आप क्या कर सकते हो, पार्टी को दान दे सकते हो। मेरी बात समझ गए क्या? ठीक है, अगली बात क्या है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं वो कितने दिनों में अपना एक्सपेंडिचर फाइल करेंगे, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कैंडिडेट के लिए तो मैंने आपको ऊपर बताया कि इलेक्शन खत्म हुआ 30 डेज के अंदर उसे क्या करना पड़ेगा, अपने एक्सपेंडिचर बताना पड़ेगा। तो मैं आपको बता देता हूं कि 75 डेज ऑफ असेंबली इलेक्शन और 90 डेज ऑफ लोकसभा इलेक्शन, ठीक है, एक्सपेंडिचर को बताना होगा पार्टीज को। ठीक है, यह आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। ठीक है, अगली बात, अब यह हमारे लिए और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि यह केस हुआ था। ठीक है, जो अपना रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951 है, उसके अकॉर्डिंग एक केस हुआ था, कॉमन कॉज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ठीक है, इसमें हमें लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी दिखी थी और यह बोला गया कि भैया जो पार्टीज हैं उनका भी खर्चा हमें बताना चाहिए कि पार्टीज ने कितना खर्चा किया, और दूसरी चीज सबसे इंपॉर्टेंट, कितने से ज्यादा पार्टीज खर्चा नहीं कर सकती। ठीक है, और आपको एक बात और बता देता हूं कि सबसे पहली बार इलेक्शन का एक्सपेंडिचर ना बताने के कारण कौन सस्पेंड हुआ, यह क्वेश्चन अगर एमपीपीएससी पूछ ले, यूपीएससी पूछ ले, व्यापम पूछ ले या दूसरी किसी एग्जाम में पूछ ले, तो मैं आपको बता देता हूं कि जो सस्पेंड हुआ वो कौन था, पॉलिटिकल पार्टीज में नेशनल पीपल्स पार्टी थी, जो फेल हो गई थी सबमिट करने में लोकसभा एक्सपेंडिचर को। ठीक है, 2014 के अंदर
तो उसको क्या कर दिया गया था, उस पार्टी को हमने क्या कर दिया, 3 साल के लिए सस्पेंड कर दिया। मेरी बात समझ गए? तो नेशनल पीपल पार्टी के बारे में आप ध्यान रखिएगा कि पहली बार उसी को क्या किया गया था, ठीक है, 3 साल के लिए क्या कर दिया गया था, हमने क्या कर दिया, सस्पेंड कर दिया, ठीक है, 2014 में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और मैं आपको बता देता हूं कि कोई अपर लिमिट है किसी पॉलिटिकल पार्टी के एक्सपेंडिचर की, तो मैंने आपको ऊपर भी बताया, यहां भी बता रहा हूं कि पॉलिटिकल पार्टी के एक्सपेंडिचर की कोई भी क्या है, अपर लिमिट नहीं है, ठीक है। इतनी बात आपको ध्यान में रखनी है। और यह बात भी ध्यान में रखिएगा कि जो बातें मैं आपको बताया हूं ऊपर, उनकी डिटेल आपको एक जगह कहीं नहीं मिलेगी, तो यह डिटेल मैंने आपको दी है, ठीक है। और मैं आपको बता दूं, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें जितना हो सके। ये मैंने इलेक्शन के पूरे खर्चे के बारे में आपको डिटेल दे दी है कि पॉलिटिकल पार्टीज में क्या होगा। देखो कोई भी रैली हुई, कुछ भी हुआ, वहां पॉलिटिकल पार्टीज का बहुत ज्यादा योगदान रहता है, ठीक है। तो ये पूरी डिटेल थी इलेक्शन कमीशन के बारे में। ये इंटरव्यू में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसलिए आप लोग ध्यान में रखिएगा। और ये क्वेश्चन आपके मेंस में भी आ सकता है, और ये प्री के लिए भी इंपॉर्टेंट है, तीनों सेगमेंट्स को कवर करता है पीएससी के। थैंक यू वेरी मच। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच।